गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल के फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करने से पहले हम ये देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ था। प्राचीन काल में समस्त स्थलखंड आपस में जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया कहा गया, और ये पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसको पेंथालासा कहा गया। उसके पश्चात कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, इसका दो टुकड़े हुए। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया एवं दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और इन दोनों भूखंड अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य का जो भाग था, सागरीय क्षेत्र जो था, उसको टेथिस सागर कहा गया था। राजस्थान जो है, इसको मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश और ये मैदानी प्रदेश जो है, वो टेथिस सागर का अवशेष है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसमें कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, कैसी यहाँ की मृदा है, ये सारा इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो ये जो है वो अरावली के पश्चिम से लेकर के ये मतलब रेड क्लिफ रेखा तक फैला हुआ है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मध्य में। यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क है। यहाँ जो वर्षा है वो वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। सब थार का जो मरुस्थल है, ये विश्व का सर्वाधिक आबाद तथा वनस्पति वाला प्रदेश है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। इसका जो एरिया जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग पर ये मरुस्थल फैला हुआ है, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जो है वो इस प्रदेश में निवास करता है। इसका जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, वो देखते हैं। जो इसकी लंबाई जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये 640 किलोमीटर लंबा है, और पूर्व से पश्चिम की ओर ये 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 33 जिलों में से 12 जिलों को इसके अंतर्गत आते हैं। वो 12 ज़िले कौन कौन से हैं देखते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर, ये 12 ज़िले जो हैं वो इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इस प्रदेश की जो ढाल है वो मैप में दिख रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस प्रदेश की ढाल है। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें भी उच्चावच समान नहीं है, अपितु उसमें भी भिन्नता है। इस भिन्नता के कारण ही इसको 4 उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहला है शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा लूनी जवाई बेसिन, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश और चौथा है घग्गर का मैदान। सबसे पहले देखते हैं शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ जो वर्षा का औसत है, वो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर ज़िले में सेवण घास जो है वो पशुओं का बहुत ही पौष्टिक आहार है, उसके मैदान इस एरिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर ज़िले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहा गया है। इस एरिया के ये जो 3 हैं ये इम्पोर्टेंट हैं,
हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो कि सेवन घास कहाँ पाया जाता है, वो इस एरिया में पाया जाता है। एक जो मीठे जल की जो पट्टी है उसका क्या नाम है, कहाँ पाया जाता है, तो वो कौन सी है, लाठी सीरीज है। थर्ड जो है वो कि यहाँ पर पुराने जो अवशेष या जीवाश्म मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आकलवुड फॉसिल्स। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भी खूब भंडार मिले हैं। दूसरा जो है वो है लूनी जवाई बेसिन है। यह एक अर्धशुष्क प्रदेश है और ये जो है वो इस प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी और उसकी सहायक नदियां जो हैं उनका अपवाह क्षेत्र से ये प्रदेश बना हुआ है। लूनी एक मौसमी नदी है और उसकी सहायक नदियां जोजरी, सूकड़ी, जवाई, खारी, बांडी आदि इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की एक खास विशेषता ये है कि लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है और बालोतरा तक इसका पानी मीठा है। बालोतरा के बाद में नमक युक्त चट्टानों से नमक के कण जो है इसके पानी में मिल जाते हैं और इसके पानी जो है वो इसका पानी क्या होता है, खारा होता है। यानी एकमात्र ये ऐसी नदी है जिसका आधा प्रवाह तो अपवाह क्षेत्र क्या होता है, मीठा होता है और आधा अपवाह क्षेत्र क्या होता है, खारा होता है। यानी लूनी नदी ये है बालोतरा तक मीठे पानी की है और उसके पश्चात क्या हो जाता है, इसका जल खारा हो जाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि लूनी नदी का जल जो है वो कहाँ तक मीठा है या किस क्षेत्र के पश्चात खारा हो जाता है, तो कौन सा है वो क्षेत्र, बालोतरा, जो कि बाड़मेर ज़िले में है। इसका विस्तार जो है वो पाली, जालौर, जोधपुर और नागौर ज़िले के दक्षिणी भाग में है और इसमें कई कृत्रिम झीलें पाई जाती हैं जैसे आनंद सागर झील, जसवंत सागर, सरदार समंद, ये सारी इसमें झीलें भी पाई जाती हैं। अब तीसरा जो है वो है शेखावाटी प्रदेश, इसको बांगर प्रदेश भी कहा जाता है और इसमें जो है वो प्रमुख जो ज़िले हैं वो हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू एवं उत्तरी नागौर को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो ज़्यादातर जो इस बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के हैं, बरखान प्रकार के हैं। ये स्तूप के बारे में आगे बताया हुआ है डिटेल से। और इसमें जो राजस्थान की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है सांभर झील, वो इसी प्रदेश में पाई जाती है। इस सांभर झील में मेंढा, रूपनगर, खारी नदियों का जल जो है वो इसी सांभर झील में मिलता है। सांभर झील जो है वो आंतरिक जल प्रवाह का प्रमुख उदाहरण है और इस क्षेत्र में जो भी कच्चे या पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। और इस क्षेत्र में एकमात्र नदी जो है जो कि केवल वर्षा ऋतु में बहती है वो है कांटली नदी है, जो कि आगे जाकर बालू का स्तूपों में विलुप्त हो जाती है। और इस प्रदेश का चूरू ज़िला जो है वो एकमात्र राजस्थान का ऐसा ज़िला है जहाँ पर कोई भी नदियाँ नहीं प्रवाहित होती हैं। और इस एरिया में जो भी बालू का स्तूप होते हैं उनके बीच में जो वर्षा का जल इकट्ठा होता है उसको सर या सरोवर कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं इसमें शेखावाटी प्रदेश जो है इसी में खारे पानी की काफ़ी झीलें हैं जैसे सांभर हुआ, डीडवाना हुआ, नावा, कुचामन, ये इसमें कई नमकीन पानी की जो है वो झीलें भी पाई जाती हैं। लास्ट है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान जो है इस मैदान का निर्माण घग्गर सतलज नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ है और इसका विस्तार जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में है। घग्गर जो है वो एक प्रकार की कैसी नदी है, मर्त नदी है और इस क्षेत्र में गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर के कारण काफ़ी हरियाली है और इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है जिस कारण इस क्षेत्र में चावल, गन्ना, चुकंदर, किन्नू, गेहूँ, चना इनकी फसलें उत्पादित की जाती है। परंतु इस एरिया की जो मुख्य समस्या है वो है मिट्टी की क्षारीयता की, अम्लता की, सेम की जो प्रमुख समस्या है वो यहाँ पाई जाती है। इसमें नदी के जो पार्ट होता है उसको हनुमानगढ़ ज़िले में नाली कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो हैं जैसे इर्ग है, तो इर्ग कैसा मरुस्थल होगा,
जो संपूर्ण रेत से बना होगा और कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। हमाद क्या होता है, ये भी एक उसका स्तूप का ही प्रकार है, लेकिन ये क्या होता है, पथरीला होता है और ये कहाँ पाया जाता है, जोधपुर में। रेग जो है ये दोनों का मिक्सअप होता है, यानी इर्ग और हमाद दोनों को मिक्स कर देते हैं तो रेग बनता है, यानी रेतीला और पथरीला होता है, मिश्रित मरुस्थल होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूपों के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहला है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन सा होता है, जिसका निर्माण पवन की दिशा के समकोण होता है, यानी जो पवन की दिशा चल रही होती है उसके 90 डिग्री के एंगल पर जो स्तूप बनता है उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। दूसरा जो है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है, जो पवन जैसे चल रही होती है उसी दिशा में, यानी उसी के समानांतर जो स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। बरखान जो होते हैं इनकी शेप कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। आगे इनको देखो, जैसे ये दे रखा है सबसे पहले, यानी ये समकोण पे बनने वाला बालू का स्तूप है, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक, और ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है इसकी क्या विशेषता होती है कि इसकी जो पवन की दिशा की जो ढाल होती है वो उन्नतोदर होती है और पवन विमुखी ढाल जो होती है वो नतोदर होती है, यानी जिस दिशा से पवन आता है उस दिशा में इसकी ढाल धीमी होती है और दूसरी ओर जो ढाल होती है वो इसकी तीव्र होती है। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है बरखान, ये दिखा रखे हैं फोटो में, इस तरह के होते हैं। आगे जो है वो ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, इनका निर्माण जो है पवन की दिशा के ही समानांतर होते हैं, ये इस तरह के अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। और ये संपूर्ण पथरीला मरुस्थल है जिसको हमाद कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में। थैंक यू।